guys, welcome to my Tripathi English classes. Today I am going to start the chapter in the Kingdom of Fools written by A.K. Ramanujan. This chapter is very funny chapter. बहुत ही funny chapter है वो इसलिए जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हो द किंगडम ऑफ फूल्स कि मूर्खों का राज्य, मूर्खों का राज्य यानी जिस राज्य में राजा और प्रजा दोनों ही मूर्खता जैसे काम करते हो, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इन द किंगडम ऑफ फूल रिटन बाय A.K. रामानुजन, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है 4 राइट। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हिंदी में ऐसे इस चैप्टर का नाम है अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, यानी राज्य भी बिल्कुल क्या है अंधेर, यानी वहाँ के जितने लोग हैं सब बेवकूफ़ हैं, और चौपट राजा यानी प्रजा तो प्रजा, राजा भी क्या है बेकार है। ऐसे ही इंग्लिश में इसका नाम दिया है इन द किंगडम ऑफ फूल। तो एक राज्य है जिसमें जो राजा और मंत्री हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी राज्य हैं, यानी दुनिया में जो भी राज्य है या जिस देश में राज्य है वो यूजुअली जैसे चलता है, जैसे दिन में आदमी कामकाज करते हैं और रात में लोग आराम करते हैं, सोते हैं घरों में, सुबह अपना बिजनेस करते हैं, टीचर है तो स्कूल जाता है, बच्चे हैं तो पढ़ने जाते हैं, व्यापारी है तो व्यापार करता है, etc। ये सारे काम क्या हैं सुबह के हैं, और रात में लोग क्या करते हैं दिन भर के काम किए होते हैं, तो जो नाइट होता है वो आराम करने के लिए होता है। बट हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं उसका जो राजा है वो अपने मिनिस्टर के साथ बात करता है, कहता है कि हमारे राज्य की पहचान कुछ और होगी, हम लोगों से अलग करना चाहेंगे। तो उस राजा ने डिसाइड किया कि वो मतलब he decided to change the day into night and night into day। वो डिसाइड करता है कि वो दिन को रात में बदलेगा और रात को दिन में। आप ये ना समझिए दिन को रात में बदलेगा और रात को दिन में, इसका मतलब ये नहीं कि वो सूरज को आदेश दे देगा कि तुम रात में निकलो और चांद को आदेश दे देगा कि तुम दिन में निकलो, इसका मतलब ये नहीं है। दिन को रात में बदलना और रात में दिन को बदलने का उसका सेंस ये है कि जो यूजुअली दिन का जो वर्क होता है, यानी दिन में लोग जो अपना कामकाज करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है और दुकानदार अपनी दुकान खोलता है एक्सेट्रा, यानी ये जो सारे काम काज हैं वो रात में होंगे, और जो रात में जो लोग आराम करते हैं वो काम दिन में होगा, यानी दिन में सन्नाटा रहेगा और रात में चहल पहल होगी। यहाँ पे ये सेंस है कि दिन को रात बनाएगा और रात को दिन बनाएगा। ये सेंस मत समझिए कि सूरज रात में निकलेगा और चंद्रमा सुबह निकलेगा, ऐसा नहीं। दिन के काम को रात में कराने का निश्चय लेता है और रात का काम दिन में। फिर उसने ये अनाउंस कर दिया पूरे किंगडम में कि सभी लोग everybody will do his work in night and he can or they can take rest at day, right? कि सभी लोग अपना काम रात में करेंगे और रात में जो आराम करते हैं वो दिन में करेंगे, यानी वो उल्टा करा दिया, दिन का काम रात में करा दिया और रात का काम दिन में करा दिया। और उसने ये कहा कि जो मेरे ऑर्डर का पालन नहीं करेगा, द पर्सन हु विल नॉट ओबे माई ऑर्डर, अगर जो मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा, मेरे बात को नहीं मानेगा, उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, मतलब उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। अब सभी लोग को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है, तो ऐसा मूर्ख राजा जिसने दिन का काम रात में कराने का निश्चय किया और रात का काम दिन में, तो लोग अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए उसकी बात को मानना ही था, और लोगों ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा,
राइट। यानी लोगों ने व्यापार और स्कूल सारे कामकाज रात में चलने लगे और दिन में सन्नाटा रहता था। इवन एक चूहिया तक को हिम्मत नहीं थी कि वो रात में सोए और दिन में इधर से उधर किसी के घर में उधर से इधर आए या इधर से उधर जाए। जानवर भी दिन में सोते थे और रात में टहलते थे। केवल इंसान की बात नहीं हो रही है, जानवर भी। क्यों? क्योंकि इंसान जगेगा तभी तो जानवरों को भोजन मिलेगा। चहल पहल जहाँ जानवर देखते हैं उधर ही तो जाते हैं। जब रात में सन्नाटा रहता है तो जानवर भी एक जगह पड़े रहते हैं, दिन में चहल पहल रहती तो जानवर भी टहलते हैं, राइट। फिर एक शिष्य और गुरु उस राज्य से होकर के जा रहे थे और दोनों लोग को बहुत भूख लगी थी। एक गुरु अपने डिसिपल के साथ उस किंगडम से होकर के जा रहे थे, तो जो शिष्य था उसको भी और जो गुरु थे, जो टीचर थे, उनको भी बहुत तेज भूख लगी थी। दिन का समय था और वो दुकान की तलाश में थे, रेस्टोरेंट की तलाश में थे कि कहीं कुछ मिल जाए तो हम खा करके अपना पेट भर ले, कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ थोड़ी देर हम स्टे कर ले, आराम कर लें। लेकिन दिन का समय है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि उस राज्य में उल्टा था। उनको चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ मिला, कोई दिख नहीं रहा था। इवन एक चिड़िया भी नहीं दिख रही थी, कोई भी नहीं। वो पूरे दिन टहलते रहे, भूख से तड़पते रहे, उनको कोई भी दुकान खुला हुआ नहीं मिला, कोई व्यक्ति नहीं मिला। फिर धीरे धीरे दिन पास हुआ और शाम शुरू हुई। जैसे ही शाम शुरू हुआ, सूरज ढलने को आया, चारों तरफ चहल पहल हो गया। सब लोगों ने अपनी दुकान जल्दी जल्दी खोलना शुरू कर दी। बच्चे स्कूल की तैयारी करने लगे, टीचर स्कूल जाने लगे, बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए जाने लगा, व्यापारी अपने व्यापार के लिए, जानवर भी अपने एक्टिव हो गए कि अब लोग जा रहे हैं तो कुछ खाने पीने को मिलेगा ही, राइट। तो उन लोगों को चहल पहल दिखी तो थोड़े से शौक हुए, लेकिन भूख बहुत तेज लगी थी। वो सीधे एक दुकान पे जाते हैं और वहाँ दुकानदार से खाने पीने के सामान के बारे में बात करते हैं। तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि कोई भी सामान आप वहाँ पे लीजिए, केवल उसके लिए दे हैड टू पे ओनली 1 डूडू। डूडू इज अ करेंसी इक्वल टू 1 रुपी, राइट। जो डूडू की बात मैं कर रही हूँ, 1 डूडू का मतलब 1 रुपया। तो उन्होंने ये एक स्ट्रेंज थिंग उनको देखने को मिला कि आप कोई भी चीज़ खरीदिए, आपको केवल 1 डूडू ही देना पड़ेगा। चाहे 1 प्लेट चावल खाइए, चाहे 1 डिब्बा मिठाई खाइए, चाहे 4 डिब्बा खाइए, आपको 1 ही रुपये देना है, मीन्स 1 डूडू ही देना है, राइट। और ये चीज़ देख करके शिष्य और गुरु बड़े आश्चर्य में हुए। फिर उन्होंने खाना पीना खाया और खाना पीना खाने के बाद जो गुरु जी थे उन्होंने शिष्य से कहा कि वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, कि जहाँ पे 1 प्लेट खाना खाओ चाहे 4 प्लेट खाओ, कोई भी सामान खरीदो 1 डूडू ही देना है। जहाँ दिन में रात और रात में दिन देखा जा रहा है, वो वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो ये स्ट्रेंज चीज़ें देख करके गुरु जो थे उनको डाउट होता है। फिर जब खाना खा लिए तो खाना खाने के बाद आफ्टर टेकिंग द मील वो डिसाइड किए कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो अपने शिष्य से कहते हैं कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ ज़्यादा देर रुकना हमारे लिए उचित नहीं है। तो जो शिष्य था उसने कहा नहीं, आपने देखा यहाँ कुछ भी खाइए सब 1 डूडू में ही मिल रहा है, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें जो मेरा मन कर रहा है सब 1 डूडू में ही हमने खा लिया, खरीद लिया। ऐसा तो कहीं मिलने वाला नहीं है, सब जगह ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, मैं तो नहीं जाने वाला। फिर गुरु ने उसको समझाया कि देखो तुम्हें अभी ये अच्छी दिख रही है, लेकिन बाद में ये लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम नहीं जानते, इसलिए चलो इसी में तुम्हारी भलाई है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे या जो लोग अपने बड़ों की बात नहीं मानते वो बाद में बहुत ही पछताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बड़ों की बात जो सच होती है वो बुरी लगती है। आगे की स्टोरी में पता चलेगा आपको कि जिस गुरु ने उसको मना किया उसको बाद में शिष्य को क्या झेलना पड़ा जब उसने अपने टीचर की बात नहीं मानी, राइट। वो जिद में आ गया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है तुम रहो, मैं चलता हूँ। फिर गुरुजी चले जाते हैं और शिष्य वहाँ रहता है। 1 डूडू में खा खा के एक स्ट्रीट जो बुल होते हैं, आवारा सांड जिसको कह सकते हैं हिंदी में, उसकी तरह खा करके वो एकदम मोटा हो गया।
क्यों? क्योंकि सब सस्ते में चीज़ मिलती थी, ये खा लो वो खा लो, ऐसे वैसे करके खूब खाता गया और खा के खूब मोटा बन गया, राइट। और मोटा बन गया और फिर उसके बाद खाने के लिए वो रुका ही। उसके बाद क्या होता है, अब क्या है कि एक व्यापारी का घर है जिसमें एक चोर सेंध लगा के चोरी करता है। सेंध जानते हैं क्या होता है? चोरी करना एक जो होता है ताला तोड़ के करते हैं, एक सेंध लगा के करते हैं। रॉबरी उससे अलग होती है। रॉबरी मतलब डकैती। जैसे किसी बच्चे ने रॉबरी और सेंध लगाना और चोरी करना क्या होता है उसको पता नहीं था, तो मेरे से पूछा, तो मैंने उसको क्लियर किया कि तीनों ही एक ही जैसा काम है, डिफरेंट वे। रॉबरी क्या होती है? बंदूक की नोक पे आपके सामने होती है। चोरी क्या होती है? कोई नहीं रहता बंदा, रैकी करते हैं, रैकी करने के बाद कोई नहीं है, ताला तोड़ के निकाल के लेके जाते हैं। सेंध में क्या होता है? आप घर में होते हो, किसी दीवार में छेद करके अंदर घुसना, ये सेंध लगाना होता है, ठीक है। तो एक चोर जो है एक व्यापारी के घर में सेंध लगाता है और जितने भी सामान होते हैं उसको चोरी करके और गट्ठर बना के जब वो चलने लगता है तो दीवार कमजोर थी और उसके ऊपर गिर जाता है। जिस खोल करके जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वो जाएगा भी, राइट। तो वो दीवार कमजोर होती है, उसके ऊपर गिर जाती है और वहीं मर जाता है। फिर उसका भाई, जो चोर का भाई होता है, वो तुरंत दौड़ के जाता है राजा के पास ये बात कहने के लिए और जाता है राजा के सामने, रो रो के चिल्लाता है और कहता है, महाराज मेरी बात सुनिए, मेरा भाई अपने प्राचीन व्यापार को करने के लिए एक व्यापारी के घर में घुसा था और दीवार उसकी कमज़ोर थी और गिर गई दीवार और वो मर गया। प्राचीन व्यापार यानी किस चीज़ का व्यापार था? उसकी विरासत में चोरी करना उसको मिला था, यानी उसके घर के खानदानी सब चोर थे। तो उसने ये नहीं कहा चोरी, उसने कहा प्राचीन व्यापार करने गया था, एंशिएंट बिजनेस में वो दीवार गिर गई और मर गया, जिसके लिए जो हाउस ओनर है वो जिम्मेदार है, क्योंकि वो दीवार कमज़ोर बनाया था। कमज़ोर नहीं बनाता तो मेरा भाई उसके ऊपर दीवार नहीं गिरती चोरी करते समय और वो नहीं मरता। महाराज कुछ करिए, कुछ करिए, इस क्षतिपूर्ति को करिए, परिवार को कुछ खाने पीने, आज मर गया मेरा भाई, उसके बच्चे कैसे खाएंगे? तो राजा तो मूर्ख था, ने कहा नहीं बात तो सही है, इसकी क्षतिपूर्ति तो होनी चाहिए, तो गड़बड़ हुआ है, दीवार कमज़ोर न होती तो गिरता नहीं, वो मरता नहीं। ऐसा है जो मकान का ओनर है उसको बुलाया जाए। राजा तो राजा, उसने जो है आदेश दिया अपने मंत्रियों को और फट से उस ओनर को बुलाया गया। तो उसने कहा ये बताओ कि ये जो चोरी करने गया था, ये जो बता रहा है कि मेरा भाई तुम्हारे घर, इनके घर में चोरी करने गया था और दीवार कमज़ोर थी और गिर गया, क्या ये घर तुम्हारा है? उसने कहा क्या तुम उस समय थे जब इनका भाई चोरी कर रहा था, उसी मकान में वहीं थे? तो बोला गया हाँ महाराज मैं वहीं पे था, यस हाईनेस, आई वॉज देयर इन दैट हाउस, इन माई हाउस, मैं उस घर में था उस समय। तो फिर कहा कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी दीवार, तुमने कमज़ोर दीवार बनाई थी और जिसकी वजह से दीवार उस बंदे के ऊपर गिर गया, वो मर गया, इसकी पूर्ति तो तुम्हें करनी पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। अब वो घबरा गया कि हम दीवार गिर गई और चोर मेरे घर में चोरी करने गया, उल्टा ये मुझे ही मृत्युदंड दे रहा। तो कहता है महाराज प्लीज़ लिसन टू मी, कि मेरी बात को सुनिए, सुन लीजिए, उसके बाद जो आपको आदेश करना है करिए। कि महाराज ये मकान जो बना है मेरा है, लेकिन दीवार कमज़ोर थी, इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो दोष उसका है जिसने दीवार गड़बड़ बनाई थी, तो दोषी तो वो है। तो राजा ने कहा बात में तो दम है, ये बात तो सही कह रहे हो तुम, मकान तुम्हारा है, दीवार तो तुमने बनाई नहीं। दीवार जिसने बनाई, ये वॉल जिसके द्वारा बनाया गया है, द पर्सन हु मेड दिस वॉल दैट विल बी, वो पर्सन वो क्या होगा? आपका दोषी होगा। तो उसने कहा कि उसको बुलाओ। राजा ने कहा फिर उसको बुलाओ। तो मकान के उस हाउस का जो ओनर था उसने कहा महाराज ये मकान मेरे पिताजी के समय का है, तो वो जो जिसने इस मकान को बनाया है राजमिस्त्री ने, अब वो बूढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं उसको पहचानता हूँ। फिर उसने बताया और फिर राजमिस्त्री को बुलाया गया जिसने उस दीवार को बनाई थी।
फिर राजा ने कहा कि ये क्या मकान ये तुमने बनाया? तो उसने कहा हाँ महाराज, ये मैंने बनाया है बहुत साल पहले जब मैं जवान था। तो कहा कि फिर तुमने दीवार ये कमज़ोर बनाई, गड़बड़ बनाई, जिसकी वजह से ये दीवार एक चोर के ऊपर गिर गया और वो मर गया, जिसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। अब वो राजमिस्त्री लगा गिड़ाने कि महाराज ठीक है, पहले मेरी बात होनी थी, इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये सत्य है कि ये दीवार मैंने ही बनाई है, बट दीवार गड़बड़ कैसे हुआ, क्यों कमज़ोर हो गई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो राजा ने कहा फिर किसका? तो कहा कि दीवार जब मैं बना रहा था, जिस समय दीवार मैं बना रहा था, तो उस समय मैं, वो अब बूढ़ा है, पहले तो युवा रहा होगा, तो जब मैं इस दीवार को बना रहा था तो एक नर्तकी उस गली में अपने पायल को छन्न छन्न बजाते हुए कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती, और उसको देखने के लिए मेरा ध्यान जो है भटक गया, दीवार से दीवार बनाने की तरफ ध्यान न होकर के मैं उसके देखने में मग्न हो गया। मेरा दिमाग जो है उस नर्तकी ने भंग कर दिया, और जिसकी वजह से ये दीवार कमज़ोर बन गई, गड़बड़ बन गई और गिर गया। तो मेरा क्या दोष है? दोष तो उस नर्तकी का है जिसने मेरा माइंड डाइवर्ट किया, तो दोस्ती तो वो हुई। तो राजा ने कहा केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, मामला आगे बढ़ता जा रहा है, इस पर काफ़ी गहराई तक सोचना पड़ेगा। ऐसा उस नर्तकी को बुलाया जाए। तो नर्तकी भी, चूँकि राजमिस्त्री बूढ़ा हो गया था तो नर्तकी भी बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन फिर नर्तकी को भी बुलाया जाता है, वो आती है। फिर राजा ने कहा कि ऐसे ऐसे ये राजमिस्त्री मकान बना रहा था और तुम अपने पायल की आवाज़ करते हुए कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, ऐसे करके तुमने दर्जनों बार आई और गई। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे ध्यान की वजह से इसने दीवार बनाने की तरफ से ध्यान हटा दिया और दीवार गड़बड़ बन गई, और जिसकी वजह से एक चोर की मृत्यु हो गई और तुम्हें सजा मिली। नर्तकी ने कहा महाराज आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन उसके पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये सत्य है कि मैं दर्जनों बार उस गली में पायल को छनकाते हुए आई और गई, लेकिन उसके पीछे भी कोई कारण है, उसको पहले आप जान लीजिए। मैंने एक सुनार को अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था, और उस सुनार ने मुझे बार बार बहाने बना के दर्जनों बार बुलाया कि अभी बना दे रहा हूँ, 1 घंटे में बना रहे हो, 2 घंटे में बना दे रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बार बार आना और जाना पड़ा। तब राजा ने कहा ओ ये बात है, तब तो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा है उस सुनार को बुलाया जाए। फिर राजा ने आदेश दिया, गए उसके गण, और मैसेंजर जो थे वो गए और उसको बुला करके सुनार को ले आए। और राजा गुस्से में बोले कि तुम्हारी वजह से इस नर्तकी को बार बार आना पड़ा और जाना पड़ा, और जिसकी वजह से एक दीवार बनाने वाले का ध्यान भंग हुआ और दीवार कमज़ोर बनी और एक चोर के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, और जिसकी क्षतिपूर्ति तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। सुनार ने कहा नहीं महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती उस व्यापारी की है जिसने मुझे एक ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था, धनी व्यापारी जिसके घर में शादी होने वाली थी, और उसका आदेश था कि जितनी जल्दी हो सके ये गहने बना के मुझे दे दो। और आप तो जानते हैं कि धनी लोग कितने एरोगेंट होते हैं। अगर मैं उस धनी व्यापारी का गहना पहले नहीं बनाता, इस नर्तकी का बना देता, तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। तो मैं उसके डर के मारे मैं इस नर्तकी को झूठ बोलता रहा कि ये अभी 1 घंटे में बना दूंगा, 2 घंटे में बना दूंगा, जिसकी वजह से ये कई बार मेरे यहाँ आई और गई। इसके लिए तो व्यापारी जो है दोषी है महाराज, जिसने मेरे ऊपर दबाव डाला कि तुरंत गहने बनाओ। तो राजा ने कहा मामला तो सही है, आखिर में हम सही तह तक पहुँच ही गए, जो सही दोषी है उस तक पहुँच ही गए। फिर उसने कहा कि उस व्यापारी को बुलाया जाए। और जानते हैं आप लोग व्यापारी कौन था? व्यापारी उस घर का ओनर ही था। जिस घर की दीवार गिरी थी, उस दीवार
जो जिस घर का दीवार गिरा था उस घर का ओनर ही व्यापारी था जिसने सुनार को ऑर्डर दिया था गहने बनाने के लिए। यानी कहानी व्यापारी से शुरू हुई और फिर व्यापारी तक ही वापस आ गई। व्यापारी यानी जिसके घर में उसने शेर लगाए थे वहीं से कहानी स्टार्ट हुई है और वहीं पे फिर आके रुक गई। फिर व्यापारी के पास राजा आ गया, राइट। अब उसने कहा अब तो तुम बचोगे नहीं, क्योंकि शुरू में ही तुम्हें हमने बुलाया तो तुमने मुझे ऐसे ऐसे बता दिया। अब मैं सही जगह पे पहुंच गया हूँ, सही दोषी जो है मुझे मिल गया, अब तो तुम्हें फांसी चढ़ाई जाएगी। अब वो जो वर्तमान समय में जो मकान का ओनर था वो लगा रोने चिल्लाने लगा कि महाराज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, इस मकान का मालिक तो मैं नहीं हूँ, ये मकान तो मैं रहता हूँ, लेकिन ये मकान तो मेरे पिताजी ने बनवाया है और राजमिस्त्री भी उन्होंने ही बुलाया है, तो सज़ा मुझे क्यों मिलेगी महाराज? और अब तो मेरे पिताजी मर भी गए। दोषी तो वो हुए ना जिसका ये मकान है, जिन्होंने इस राजमिस्त्री को रखा था, जिन्होंने दीवार बनाई, तो दोषी तो मेरे पिताजी हुए। मुझे सज़ा कैसे मिल सकती है? और मेरे पिताजी तो अब इस दुनिया में है नहीं, वो तो मर चुके हैं। तो राजा ने कहा पिता की संपत्ति मरने के बाद उसका बेटा लेता है, घर द्वार खेत खलिहान सारी संपत्ति बेटा लेता है। तो जब पिताजी मर जाते हैं वसीयत में सारी चीज़ें बेटे और बेटी लेते हैं। जब बेटा लेता है तो उनकी जो सारी चीज़ें हैं बेटा लेता है कि मेरे पिताजी का है, तो उनके किए गए पाप को भी तो वही बेटा शेयर करेगा। तो वो जो बुरे कर्म किए, जो पाप किए, उसके भी तो भागीदार तुम ही हुए। उनकी सारी संपत्ति का मालिक तुम हो रहे हो कि मेरे पिताजी का है, तो उन्होंने जो पाप किए हैं उसके भी मालिक तो तुम ही हुए, उसके भी तो शेयरर तुम ही हुए। तो काम उन्होंने किया लेकिन सजा तो तुम्हें मिलेगी। अब राजा ने डिसाइड किया कि अब जो है इसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। फिर अपने मंत्री को आदेश दिया कि इसके गले की फांसी के फंदे तैयार किए और जल्दी जल्दी सूली तैयार की। फांसी का डेट डिसाइड हुआ और जब उसको फांसी देने के लिए बुलाया गया तो ही वॉज सो लकी। जो सूली तैयार की गई थी वो उसके गले में आई नहीं, वो इंसान पतला पड़ गया। यानी उसका जो गर्दन था, सूली का जो आकार था, जो फांसी का फंदा था उसके गले में बड़ा हो गया, वो बच गया। अब राजा ने कहा अब ये फंदा तो बेकार जाएगा नहीं, अब जब ये फंदा बन गया तो कोई ना कोई व्यक्ति तो फांसी पे चढ़ेगा। क्यों? बिकॉज ही वॉज मास्टर ऑफ फूल किंगडम। एक मूर्खों वाले राज्य का राजा था तो मूर्ख ही था। राजा मूर्ख है तो राज्य भी क्या होगा? मूर्खों वाला ही होगा, लोग भी वहाँ के उल्टे पुल्टे होंगे। तो उसने कहा कि ये सूली जब इसकी गर्दन में आई नहीं तो कोई ना कोई बंदा ऐसा आप खोज के ले आओ जिसके गर्दन में ये सूली फिट हो जाए, यानी किसी मोटे व्यक्ति को खोज के आप ले आओ। उन्होंने आदेश दिया। अब मंत्री निकल गया। अब आ जाइए आप पीछे उस शिष्य के बारे में जो अभी हमने बताया कि लालचवश मन डूडू में सब चीज़ खा खा के जो मोटा हो गया था, एक स्ट्रीट बुल की तरह। गुरुजी के लाख कहने पर भी वो वापस नहीं गया और जब लोग खोजने निकले तो वही उनको मिल गया और उसको लोग पकड़ के ले आए। किसको? शिष्य को, जो गुरु की बात नहीं मानी और खूब खा खा के सांड जैसा मोटा हो गया था। उसको पकड़ के ले आए। वो गिड़गिड़ाता रहा कि मेरा दोष क्या है, मुझे क्यों फांसी पे चढ़ा रहे हैं। तो राजा ने कहा कि आई नो वेरी वेल यू आर इनोसेंट, तुम निर्दोष हो, लेकिन मुझे एक मोटे आदमी की ज़रूरत है। मैंने सूली तैयार की है और जिसके लिए तैयार की उसका जो फंदा है वो बड़ा पड़ रहा है उसके गले में, बट ये फंदा तो बेकार नहीं जाना चाहिए। फांसी की सज़ा तो किसी न किसी को मुझे देनी है, तो तुम्हारा गर्दन इसमें फिट आ रहा है इसलिए तुमको फांसी मिलेगी, क्योंकि वो मर्द था। अब बेचारा परेशान। फिर उसने तुरंत अपने गुरु को उसने याद किया। उसी समय उसको अपने गुरु की बात याद आ गई कि काश मैं गुरु जी की बात मान लिया होता। दिल से रो करके याद किया। और जो गुरु जी थे वो अंतर्यामी थे, वो भूत और भविष्य ही नहीं देखते बल्कि बहुत दूर तक ही देख लेते थे। और गुरु, आप सच्ची बात है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ कि दिल से आप किसी को याद करिए तो वो बंदा, चाहे वो भगवान हो चाहे वो इंसान हो, जरूर आपको मिल जाता है। जरूर, भगवान है तो अदृश्य रूप में आपका काम पूरा करेंगे, इंसान है तो जरूर मिल जाता है।
राइट। तो वो दिल से अपने गुरुजी को याद करता है, रो करके कि काश मैं उनकी बात मान लिया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि आज खा रहे हो, कल ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम्हें पता नहीं है, ये राज्य हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी थी। जब याद किया तो गुरुजी को स्वप्न आया कि मेरा गुरु मुझे याद, मेरा शिष्य मुझे याद कर रहा है। फिर वो वहाँ जाते हैं, वहीं पे जाते हैं, मिलते हैं और उसको डांटते भी हैं, कि स्पोर्ट्स है, उसको डांटते भी हैं कि मैंने तुम्हें समझाया था। फिर उसके बाद कान में धीरे से उसके कुछ गुदगुदाते हैं, यानी एक प्लान बनाते हैं, राइट। फिर वो तुरंत चिल्लाना शुरू करते हैं राजा के सामने कि महाराज, गुरु और शिष्य में बड़ा कौन होता है? तो राजा ने कहा जाहिर सी बात है, गुरु ही बड़ा होगा। तो उन्होंने कहा जब गुरु बड़ा होता है तो पहले बड़े को फांसी दीजिए, मैं मरना चाहता हूँ। जो शिष्य था समझ गया जिस हिसाब से उनकी कान में बातें हुई थी। शिष्य अलग चिल्लाने लगा, राजा को खींचने लगा, नहीं मुझे आपने डिसाइड किया है, पहले आपने मुझे पकड़ा था, मेरा गला जो है फांसी में फिट बैठ रहा है, मुझे मार। गुरु अलग राजा को खींचने लगा और शिष्य अलग खींचने लगा कि पहले मैं मरूंगा, वो कह रहा पहले मैं मरूंगा। अब जो किंग था, जो राजा था, वो कंफ्यूज हो गया कि हाँ बात क्या है, ये सब मरना चाहते हैं, ये तो इसको तो मैं ज़बरदस्ती फांसी चढ़ा रहा था, ये तो निर्दोष है फिर भी, और ये गुरुजी जो अभी आए हैं ये क्यों मरना चाहते हैं। फिर वो बुलाता है गुरु, कहता है तुम एक चीज़ बताओ, इसका तो गला मुझे एक मोटे व्यक्ति की ज़रूरत थी जिसकी वजह से इसको मैं फांसी पे चढ़ा रहा था, आप क्यों मरना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा महाराज मैं बहुत दुनिया गया हूँ, मैंने बहुत दुनिया घूमी है, लेकिन इस न्याय के दरबार में जिसमें इतना अच्छा न्यायिक राजा है, न तो ऐसा न्यायिक दरबार देखा, न ऐसा न्याय से परिपूर्ण राज्य देखा, और न ही ऐसा न्यायिक राजा देखा। तो इस न्यायिक राजा के न्यायिक फंदे पर पहले मैं चढ़ना चाहता हूँ। यानी वो तो व्यंग बोलता है कि वो न्याय तो कर नहीं रहा था, अन्याय कर रहा था। तो उसने कहा मैंने बहुत दुनिया घूमी, लेकिन इतना बड़ा न्यायिक दरबार नहीं देखा और ना ही इतना न्याय से भरा हुआ राजा देखा। तो इस न्यायिक राजा के न्यायिक फंदे पर मैं चढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने सुना था कि अगर किसी न्यायिक दरबार में न्याय करने वाले राजा के फांसी जो बंदा चढ़ेगा वो अगले जन्म में उस राज्य का राजा बनेगा, ऐसा मैंने सुना था। किसने कहा? गुरु ने, कि मैंने ऐसा दिव्य दृष्टि से देखा है और सुना है, क्योंकि वो एक तपस्वी थे कि न्याय सबसे बड़े न्यायिक दरबार में और न्याय से परिपूर्ण राजा के बनाए हुए फंदे पर, न्यायिक फंदे पर जो चढ़ेगा वो अगले जन्म में उसी राज्य का राजा बनेगा, और दूसरा बंदा जो चढ़ेगा वो मंत्री बनेगा। तो राजा ने सोचा, वो सोच में पड़ गया। अब उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर ये फांसी पे चढ़ गया तो अगले जन्म में ये इस राज्य का राजा बन जाएगा। मैं इस राज्य को अगले जन्म में खोना नहीं चाहता, मैं फिर से अगले जन्म में इसी राज्य पे राज करना चाहता हूँ। और वो सोचा, फिर अपने मंत्री को एक तरफ ले गया और कहा कि ये ऐसे ऐसे कह रहा था और ये तपस्वी है, झूठ तो बोलेगा नहीं, ये मर करके अगले जन्म में राजा बनना चाहता है, तो हम अपना राज्य खोना नहीं चाहते। ऐसा करते हैं, पहले मैं फांसी पर चढ़ जाता हूँ ताकि अगले जन्म में मैं फिर से राजा बन जाऊँगा यहाँ का, और तुम दूसरे नंबर पे तुम फांसी पर चढ़ जाना, तुम्हें मैं मिनिस्टर बना दूंगा और इस तरह से फिर हम लोग अपना राज्य चलाएंगे। मंत्री उसकी बात से एग्री हो जाता है। ये राजा की मूर्खता है, मतलब कहता है वो तपस्वी है, झूठ नहीं बोलेगा। तो ऐसा करते हैं, मैं अपने राज्य को खोना नहीं चाहता, हम दोनों ही फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं। फिर वो जाता है किसके पास? कसाई के पास, जो फांसी देते हैं, और उसको कहता है ऐसा है कि मैं 2 व्यक्ति को भेजूंगा और जिसको पहले भेजूंगा उसको पहले फांसी पे चढ़ाना, जिसको बाद में भेजूंगा उसको तुम बाद में फांसी दो। फिर वो क्या करता है, धीरे से कारागार में, प्रिजन में जाता है और जो शिष्य रहता है उसको निकाल देता है, और गुरु तो बाहर ही रहते हैं, उनके कपड़े पहन लेता है, उन लोग को वहाँ से हटा देता है, कपड़े पहन लेता है। आपको पता है कि जब फांसी पिक्चर वगैरह में देखे होंगे, फांसी चढ़ता है तो ऊपर मुंह बांध दिया जाता है, और मुंह बांध के अपने चले गए। तो खुद चले जाते हैं। जो फांसी लगाने वाला था उसको ये थोड़ी पता है कि ये राजा है, वो तो सोचता है राजा ने भेजा है। फिर पहले नंबर पे राजा जाता है,
तो जो कसाई होता है पहले राजा को फांसी देता है, दूसरे नंबर पे खुद से मिनिस्टर जाता है, उसको फांसी दे देता है। इस तरह से दोनों फांसी पे लटक जाते हैं। फिर 1-2 दिन बाद देखा जाता है वहाँ पे सड़क पे जहाँ कूड़े का ढेर होता है कि कौवे और चील जो है लाश को खाते रहते हैं। तो डेड बॉडी को जो वहाँ की जनता थी वो पहचान लेती है। फिर वो कानाफूसी करने लगते हैं कि अरे फांसी तो राजा और मिनिस्टर को मिल गई, अब इस राज्य का क्या होगा, कौन राज्य चलाएगा। तभी उन्हीं में से किसी का ध्यान अचानक उस गुरु और शिष्य पे जाता है, जिस शिष्य को फांसी की सजा होने वाली होती है। और ये दोनों भागने वाले होते हैं, मतलब उस राज्य से निकलने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ की जनता कुछ जो ये सोचती है, इधर राजा ने तो इनको डिसाइड किया था और राजा ही मर गया, कहीं ऐसा तो नहीं इन्हीं की चाल है। उनका ध्यान उस पर जाता है और जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं वो जनता उनको पकड़ लेती है, जो ये बात सोचते हैं 2-4, और पकड़ लेते हैं और कहते हैं आप लोग ही मेरे, आप जैसे लोगों की ही ज़रूरत है इस राज्य को, और हम लोग आपको नहीं जाने देंगे। जो शिष्य होता है वो तो सब कुछ जल्दी से मान लेता है कि मैं मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो गुरु होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो तैयार नहीं होते हैं। वो तपस्वी होते हैं, राज से बिल्कुल राजभोग से दूर होते हैं ऐसे लोग, तो वो जल्दी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन काफ़ी प्रेशर के बाद वो भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि तभी मैं यहाँ का राजा बनूंगा जबकि सब कुछ मेरे जैसा चलेगा, ऐसा नहीं होगा जैसा अब तक चल रहा था। फिर जो गुरु होते हैं वो राजगद्दी पे बैठ जाते हैं, राजा हो जाते हैं, और जो शिष्य होता है वो मिनिस्टर बन जाता है, राइट। और एक बार फिर से सब कुछ चेंज हो जाता है, यानी डे में बदल जाता है और नाइट में बदल जाता है। लेकिन अब उस राज्य में कोई भी चीज़ 1-2 में मिलने वाली नहीं थी, राइट। तो नाउ दिस स्टोरी हैज़ बीन कंप्लीटेड।